भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहनने से पहले चूमा। बीबीसी स्पेशल 24 मई 2023। बीबीसी ने पिछले हफ्ते से एक नई साप्ताहिक सीरीज शुरू की है, छोटी उम्र बड़ी जिंदगी, जिसमें उन लोगों की कहानी बताई जा रही है जिन्होंने दुनिया में नाम तो बहुत कमाया, लेकिन 40 साल से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दूसरी कड़ी में भगत सिंह की कहानी। उनकी फांसी का समय कुछ असामान्य था। सुबह तड़के न होकर 23 मार्च की शाम 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। लाहौर जेल के चीफ सुपरिंटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा एक 23 साल के छरहरे युवा और उसके 2 साथियों के साथ चलते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। ये सारा नजारा देख रहे डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा वो शख्स उस समय शायद भारत का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। उन तीनों ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया था कि राजनैतिक कैदियों के उनके दर्जे को देखते हुए उन्हें साधारण अपराधियों की तरह फांसी पर न चढ़ाकर गोलियों से मारा जाए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। भगत सिंह उन तीनों के बीचों बीच चल रहे थे। सुखदेव उनके बाईं तरफ और राजगुरु उनके दाहिनी तरफ थे। चलते समय भगत सिंह एक गीत गा रहे थे, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। उनके दोनों साथी उनके सुर में सुर मिला रहे थे। जब भगत सिंह को पहली बार जेल भेजा गया तब ये तस्वीर खींची गई थी। तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह ने फांसी से पहले फंदे को चूमा। सतविंदर जस अपनी किताब द एक्सिक्यूशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, इस क्षण को महसूस करने के लिए भगत सिंह ने अपनी जिंदगी देश के लिए न्योछावर कर दी, बल्कि उन्होंने इस क्षण का बाकायदा इंतजार किया था, इसकी योजना बनाई थी। फांसी के फंदे को उन्होंने खुद अपने गले में पहना था। भगत सिंह के बाद राजगुरु और सुखदेव के गले में भी फांसी के फंदे पहना दिए गए थे। उन्होंने भी पहनाए जाने से पहले फंदे को चूमा था। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, जल्लाद ने पूछा था कौन पहले जाएगा। सुखदेव ने जवाब दिया था, मैं सबसे पहले जाऊंगा। जल्लाद ने एक के बाद एक 3 बार फांसी का फंदा खींचा था। तीनों के शरीर बहुत देर तक फांसी के तख्ते से लटकते रहे थे। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहां मौजूद एक जेल अफसर इन युवा क्रांतिकारियों के साहस से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उनके मृत शरीर को पहचानने से इनकार कर दिया था। उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। भगत सिंह की जिंदगी के वे आखिरी 12 घंटे पहले योजना थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर सोचा गया कि उठते हुए धुएं को देखकर बाहर खड़ी भीड़ उत्तेजित हो जाएगी। इसलिए तय किया गया कि उनका अंतिम संस्कार सतलज के तट पर कसूर में किया जाएगा। रातों रात जेल के पिछवाड़े की दीवार तोड़ी गई। वहां से एक ट्रक को अंदर लाया गया। इन तीनों के पार्थिव शरीर को घसीटते हुए ले जाकर उन ट्रकों में फेंक दिया गया। मनमथनाथ गुप्त अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं, सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीर को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही भोर होने लगी, जलती चिता की आग बुझाकर आधे जले हुए शरीरों को सतलज नदी में फेंक दिया गया। बाद में इस जगह की शिनाख्त चौकी नंबर 201 के रूप में हुई। जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने अधजले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह फांसी के 86 साल बाद भी आजाद नहीं। महात्मा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी।
लेकिन उन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय जनता में आक्रोश और सदमा छा गया। न्यूयॉर्क में डेली वर्कर अखबार ने इस फांसी को ब्रिटिश लेबर सरकार के सबसे खूनी काम की संज्ञा दी। महात्मा गांधी को, जो उन दिनों कराची की यात्रा पर थे, इन फांसियों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। सतविंदर सिंह जस लिखते हैं, जैसे ही गांधी जी की ट्रेन कराची स्टेशन पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने उनके हाथ में विरोध जताने के लिए काले फूल पकड़ा दिए। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में होने वाली बातचीत में लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह को फांसी न दिए जाने की शर्त नहीं रखी। जवाहरलाल नेहरू ने जरूर इन फांसियों की कड़े शब्दों में निंदा की। श्रीराम बख्शी अपनी किताब रिवॉल्यूशनरीज एंड द ब्रिटिश राज में लिखते हैं, मैं भगत सिंह जैसे शख्स के साहस और आत्मबलिदान की कद्र करता हूँ। भगत सिंह जैसा साहस बहुत दुर्लभ है। अगर वायसराय को हमसे ये उम्मीद है कि हम इस साहस की तारीफ नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपने दिल से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया होता अगर भगत सिंह अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ये कदम उठाया होता। नेहरू या बोस, किससे प्रभावित थे भगत सिंह? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखबार में की नौकरी। 20वीं सदी के पहले दशक में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह दोनों गद्र पार्टी के सदस्य थे। 28 सितंबर 1907 जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से छूटे। पहले भगत सिंह का नाम भगनलाल रखा गया था। सन 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में वो अच्छे थे। उनको उर्दू, हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर महारत हासिल थी। सन 1924 में उन पर शादी करने के लिए परिवार वालों का दबाव पड़ने लगा। माता पिता को मनाने में नाकाम होने के बाद भगत सिंह ने लाहौर का अपना घर छोड़ दिया और कानपुर आ गए। वहां उन्होंने मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक अखबार प्रताप में काम किया। उस अखबार में वो बलवंत के नाम से लेख लिखा करते थे। कानपुर में उनकी मुलाकात दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और बीके सिन्हा से हुई। भगत सिंह के सिर पर पगड़ी हो या हेड, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की नजदीकी अजय घोष ने अपनी किताब भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स में लिखा है, मुझे भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त ने मिलवाया था। उस जमाने में लंबे और बहुत दुबले हुआ करते थे। उनके कपड़े पुराने धुराने होते थे और वो बहुत चुप रहा करते थे। वो एक गमवार लड़के जैसे दिखते थे। उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। पहली नजर में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। उनके चले जाने के बाद मैंने ये बात बटुकेश्वर दत्त को बताई भी थी। वे आगे लिखते हैं, 2 सालों के अंदर भगत सिंह की शख्सियत में जबरदस्त बदलाव आया था। वो बहुत अच्छे वक्ता बन गए थे। वो इतनी ताकत, जुनून और ईमानदारी के साथ बोलते थे कि लोग उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह सकते थे। सन 1924 में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। चंद्रशेखर आजाद उसके कर्ता धर्ता थे और भगत सिंह उनके बहुत नजदीक आ गए थे। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें ब्रिटिश पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ सकी। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा। लाला लाजपत राय की मौत का बदला सन 1927 में काकोरी कांड के सिलसिले में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उन्होंने इस घटना के समर्थन में अपना नाम बदलकर विद्रोही नाम से एक लेख लिखा था। लाहौर में दशहरे के मेले में बम विस्फोट का आरोप भी उन पर लगाया गया था। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसी साल जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी जे स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया।
उसने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया। उसने उन पर बेंत बरसाना शुरू कर दिया और तब तक बेंत चलाता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा था, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस के इस काम की निंदा करते हुए इसे एक राष्ट्रीय शर्म बताया था। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने की। इसी बैठक में तय हुआ कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि भारत लाला जी की मौत को चुपचाप सहन नहीं करेगा। पाकिस्तानी जिन्हें है भगत सिंह, गंगाराम पर नाज। लाला लाजपत राय सैंडर्स को गोली मारी। तय हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल एसपी स्कॉट को मारने के अभियान में भाग लेंगे। 2 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने उस जगह का दौरा किया जहां उन्हें स्कॉट को मारना था। भगत सिंह ने एक लाल बॉर्डर का पोस्टर तैयार किया जिस पर लिखा था, स्कॉट किल्ड। बाद में उनके हाथ से लिखे इस पोस्टर को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक युवा साथी जयगोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो इन तीनों को इस बारे में बता दे। स्कॉट की कार का नंबर था 6728। जयगोपाल से कहा गया कि वो इस नंबर को याद कर ले। आश्चर्यजनक बात थी कि जयगोपाल ने पहले स्कॉट को कभी नहीं देखा था। उस दिन स्कॉट पुलिस स्टेशन आए ही नहीं। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी क्योंकि उसी दिन उनकी सास इंग्लैंड से लाहौर आने वाली थी। जब पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट एसपी जेपी सैंडर्स बाहर आए तो जयगोपाल ने समझा यही स्कॉट है। उन्होंने इसकी सूचना भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। दोपहर बाद जब सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे तब राजगुरु ने उन्हें अपनी जर्मन माउजर पिस्टल से गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते ही रह गए, नहीं नहीं नहीं, ये स्कॉट नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब सैंडर्स गिरे तो भगत सिंह ने भी उनके मृत शरीर में कुछ गोलियां मार दी। भगत सिंह, जिसने ठुकराया, अब उनके दुलारे बीबीसी न्यूज हिंदी चानन सिंह को भी मारी गोली। पहले से तय योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज की तरफ भागे। वहां चंद्रशेखर आजाद ने उनको कवर देने के लिए पोजीशन ली हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फेलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, जब भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स को मारने के बाद भाग रहे थे तो एक हेड कांस्टेबल चानन सिंह उनका पीछा करने लगा। जब आजाद के चिल्लाने पर भी वो नहीं रुका तो राजगुरु ने उसे भी गोली मार दी। उस समय हॉस्टल की खिड़की से बहुत से लोग ये दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक थे बाद में महान कवि बने फैज अहमद फैज। अगले दिन शहर की दीवारों पर लाल स्याही से बने पोस्टर चिपके पाए गए जिन पर लिखा था, सैंडर्स इज डेड, लाला लाजपत राय इज एवेंज्ड। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से बाहर निकलना नामुमकिन था। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। भगत सिंह का बसंती पगड़ी से क्या था रिश्ता? दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से निकलने में कामयाब सैंडर्स को मारने से पहले भगत सिंह ने अपने बाल कटवा दिए थे। पुलिस को उनके नए भेष के बारे में मालूम नहीं था। वो बाल और दाढ़ी रखने वाले एक सिख युवक को ढूंढ रही थी। तय हुआ कि भगत सिंह साहबों जैसे कपड़े पहनकर ट्रेन पर सवार होंगे। उनके साथ दुर्गा भाभी उनकी पत्नी के रूप में जाएंगी। मलविंदरजीत सिंह बड़ाइच अपनी किताब भगत सिंह द एटर्नल रेबेल में लिखते हैं, भगत सिंह ने ओवरकोट और हैट पहन रखी थी। उन्होंने अपने कोट का कॉलर भी ऊंचा कर रखा था।
उन्होंने अपनी गोद में दुर्गा भाभी के बेटे शची को इस तरह से पकड़ रखा था कि उनका चेहरा न दिखाई दे। भगत सिंह और दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास के कूपे में थे, जबकि उनके नौकर के भेष में राजगुरु तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। दोनों के पास लोडेड रिवॉल्वर थी। लखनऊ स्टेशन पर उतरकर उन्होंने कुछ घंटे स्टेशन के वेटिंग रूम में बिताए। यहाँ से राजगुरु दूसरी तरफ निकल गए और भगत सिंह और दुर्गा भाभी ने कलकत्ता का रुख किया, जहाँ दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा पहले से ही मौजूद थे। दुर्गा भाभी जिन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनकर अंग्रेजों को चकमा दिया। विवेचना दुर्गा भाभी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का फैसला। कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद भगत सिंह आगरा आए, जहाँ उन्होंने हींग की मंडी मोहल्ले में 2 घर किराए पर लिए। आगरा में ही भगत सिंह और उनके साथियों की एक बैठक हुई, जिसमें सैंडर्स को मारे जाने के परिणाम पर बड़ी बहस हुई। सबका मानना था कि इस हत्या का वो असर नहीं हुआ जिसकी वो सब उम्मीद कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि इससे डरकर बड़ी संख्या में अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। उन्हीं दिनों असेंबली में 2 बिलों पर विचार किया जाना था। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें श्रमिक संगठनों को हड़ताल करने की मनाही हो गई थी। जिस दिन ये बिल पेश किए जाने थे, यानी 8 अप्रैल को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मखाकी कमीज और शॉर्ट्स पहने हुए सेंट्रल असेंबली की दर्शक दीर्घा में पहुंच गए। उस समय असेंबली में कई बड़े नेता जैसे विट्ठल भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद जब भगत सिंह की जगह खुद फेंकना चाहते थे बम। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास। कुलदीप नैयर लिखते हैं, भगत सिंह ने बहुत सावधानी से उस जगह बम लुढ़काया जहां असेंबली का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फटा, पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। तभी दर्शक दीर्घे से असेंबली में कागज के पैम्फलेट उड़ने लगे। असेंबली के सदस्यों को इंकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव प्रोलेटेरिएट के नारे सुनाई दिए। उन पैम्फलेटों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। न ही भगत सिंह और न ही बटुकेश्वर दत्त ने वहां से भागने की कोशिश की। जैसा कि पहले से तय था, उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। वहीं पर भगत सिंह ने अपनी वो पिस्टल सरेंडर की जिससे उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। उनको पता था कि ये पिस्टल सैंडर्स की हत्या में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत होगी। दोनों को अलग अलग थानों में ले जाया गया। भगत सिंह को मुख्य थाने और बटुकेश्वर दत्ते को चांदनी चौक के थाने पर लाया गया। इसका उद्देश्य था कि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाए ताकि सच का पता लगाया जा सके। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस काम के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय पर पड़ी लाठियों का बदला जब भगत सिंह ने लिया। असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह ने यही कमीज पहनी हुई थी। लाहौर में शोक जुलूस। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से कुछ दिन पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय लॉर्ड इरविन को तार भेजकर भगत सिंह की मौत की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित करने की मांग की, लेकिन उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। फांसी दिए जाने के अगले दिन पूरे लाहौर में हड़ताल रखी गई। उनकी याद में नीला गुंबद से एक शोक जुलूस निकाला गया। ये जगह उस जगह के बहुत पास थी जहां सैंडर्स को गोली मारी गई थी। हजारों हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 मील लंबे जुलूस का हिस्सा बने। पुरुषों ने अपनी बाह में काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि महिलाओं ने विरोधस्वरूप काली साड़ी पहन रखी थी। मॉल से गुजरकर पूरा जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुक गया। तभी घोषणा की गई कि भगत सिंह का पूरा परिवार तीनों शहीदों की अस्थियां लेकर फिरोजपुर से लाहौर पहुंच गया है। भगत सिंह ने जब काउंसिल हाउस में बम फेंका,
कैसे की थी तैयारी? भगत सिंह की अस्थियों को लाहौर लाया गया। 3 घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत उस जुलूस का हिस्सा बन गए। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। उस मौके पर एक उर्दू अखबार के संपादक मौलाना जफर अली खान ने एक नज्म पढ़ी। जिस जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहां के वार्डन चरत सिंह धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़े और फूट फूट कर रोने लगे। गांधी जी ने क्यों नहीं रोकी भगत सिंह की फांसी? अपने 30 साल के करियर में उन्होंने बहुत से लोगों को फांसी होते देखी थी, लेकिन किसी ने इतनी बहादुरी से मौत को गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने। भगत सिंह की मौत के 16 साल 4 महीने और 23 दिन बाद भारत आजाद हुआ था और अंग्रेजों को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ा था। दोस्तों, जिंदगी में आज आपने भगत सिंह के संघर्ष और साहस की कहानी में आपको उन लोगों की कहानी बताई जाएगी जिन्होंने दुनिया में नाम तो बहुत कमाया, लेकिन 40 साल से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और दोस्तों साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जिंदगी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।